चलो कल का जो पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है नेट फोर्स बताना है सेंट्रल चार्ज में। सेंट्रल में 1 कूलम चार्ज है, उसमें नेट फोर्स बताना है। तो खुद सोचो, ये जो 12 कूलम चार्ज है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 6 कूलम प्लस 6 कूलम? इस 11 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 5, इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 4, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1। तो अगर आप देखोगे तो ये एक 6 कूलम और ये एक 6 कूलम जस्ट अपोजिट में है, तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर ये 1 कूलम चार्ज है, एक 6 कूलम का चार्ज यहाँ है और उतनी ही दूर 6 कूलम का चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ है, तो 6 कूलम का फोर्स जितना इधर लगाएगा उतना ही 6 कूलम का फोर्स इधर लगाएगा, दोनों का नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो एक एक जो 6 फोर्स है उनका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का एक 6 वाले का कैंसिल, यहाँ का एक 6 वाले का कैंसिल, ये 5 कैंसिल 5 कैंसिल अपोजिट है, 4 4 अपोजिट कैंसिल, 3 3 अपोजिट कैंसिल, 2 2 अपोजिट कैंसिल, 1 1 अपोजिट कैंसिल। तो अगर आप देखोगे तो क्या बच गया? सिर्फ 1 2 3 4 5 5 चार्जेस बच गए, सारे के सारे 6 कूलम के। तो अब देखो, इसको अगर मैं इक्विवेलेंट लिखूं तो ये 1 कूलम चार्ज है, एक चार्ज एग्जैक्टली यहां है और एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? बोलो, नहीं समझा? अरे देखो, फिर से बना रहा हूं मैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक 6 कूलम का चार्ज यहां पर है, एक यहां पर है कोई टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, और एक यहां पर एक चार्ज है 6 कूलम का, दोनों बराबर डिस्टेंस में आर और आर, नेट फोर्स कितना होगा इस 1 कूलम वाले में, ये बताओ? 0। दिव्या, ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये 6 कूलम वाला जितना फोर्स इधर लगाएगा, ये 6 कूलम वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस बराबर, चार्जेस बराबर, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो अपन ने वही किया, अपन ने क्या किया, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर बताऊं तो टोटल चार्जेस क्या थे, यहां पर 12 कूलम था, तो मैं बोल सकता हूं 6 कूलम के 2 चार्ज थे, बोल सकता हूं क्या? फिर यहां पर 2 चार्जेस थे, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक 6 कूलम का चार्ज था, एक 5 कूलम का चार्ज था। यहां पर टोटल कितना था? 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक 6 कूलम का चार्ज है और एक 4 कूलम का चार्ज है। फिर यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 2 चार्जेस हैं, कौन कौन से? एक 6 कूलम का और एक 3 कूलम का। फिर यहां पर 6 कूलम का और 2 कूलम का। फिर यहां पर 2 चार्जेस हैं, 6 कूलम का और 1 कूलम का। फिर एग्जैक्टली नीचे 6 कूलम का। फिर यहां पर कितना था? 1 कूलम का। यहां पर कितना था? 2 कूलम का। यहां पर कितना था? 3 कूलम का। एक एक ही चार्ज है यहाँ तो। फिर यहाँ पर 4 कूलम, यहाँ पर 5 कूलम। अब एक बात बताओ, यहाँ सेंटर में अपन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, 1 कूलम वाले चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 6 कूलम वाला जितना फोर्स लगाएगा, ये 6 कूलम वाला भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों का मिला के नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यस यस। तो इसको मिटा दिए भाई, इनकी जरूरत नहीं। अब देखोगे, ये 1 कूलम और यहां पर एक 1 कूलम है, ये दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, तो मिटा दूं, इन दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा। फिर देखो, यहां पर ये 2 कूलम और यहां पर ये 2 कूलम एग्जैक्टली अपोजिट है, सेम डिस्टेंस पे, तो दोनों का इफेक्ट मिला के 0 हो जाएगा, तो इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। अब देखो, ये 3 कूलम, ये 3 कूलम, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है, सिमेट्रिक है, तो ये जितना फोर्स इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इधर लगाएगा, तो दोनों का नेट इफेक्ट गायब। सेम वैसे ये 4 कूलम, ये 4 कूलम, दोनों साइड का इफेक्ट गायब। 5 कूलम 5 कूलम, दोनों का साइड का नेट इफेक्ट गायब। तो कितने चार्जेस बच गए? एक, 1 2 3 4 5 6 बचे ना, सॉरी, पिछले बार मैंने 5 बोला था, एक और है ये 6। 6 चार्जेस बचे, बस 6 कूलम के। चलो अब देखते हैं, अब इन्हीं को मैं दोबारा बना रहा हूं। देखो कौन कौन से चार्जेस बचे उनको बना रहा हूं ना, ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहा है। एक चार्ज ये बचा एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट में, अपोजिट पॉइंट में, एक यहां पर। अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं, तो एक चार्ज यहाँ है 6 कूलम का, एक 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 यहाँ है 6 कूलम का, और एक यहाँ है 6 कूलम का। ठीक है। अब इन सारे के कारण अपन को सेंट्रल में 1 कूलम का चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लगाना है, निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। क्लियर है क्या ये बात? यस। अब देखो, हर ये जो भी एंगल है वो कितने होंगे, मेरे को ये बताओ, हर एक लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? ये हर एक लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? ये एंगल
खुद सोचो, अपन ने टोटल सर्कल को कितने हिस्सों में बांटा, 12 हिस्सों में, मतलब टोटल 360 डिग्री को अपन ने 12 हिस्सों में बांटा, तो ये एक एंगल 30 डिग्री होगा। ये बात चमक रही है क्या? ये टोटल 360 डिग्री होता है ना पूरा एक कंप्लीट चक्कर में, उसको अपन ने 12 हिस्सों में बांटा, तो एक कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बताओ इस 6 कूलम के चार्ज की वजह से यहां पर फोर्स लगेगा K, Q1 Q2 तो 1 है, अपॉन रेडियस भी 1 है, तो मैं बोल सकता हूं 6 के फोर्स लगेगा इस एक 6 कूलम के वजह से। एक 6 कूलम है, एक 1 कूलम है, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इस 1 कूलम में कितना फोर्स लगेगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो 6K। ये चमका। तो इस 6 के कारण इधर फोर्स लगा K 6K। सेम वैसे ही ये वाले 6 फोर्स 6 न्यूटन के कारण, देखो ध्यान से, ये वाले 6 न्यूटन के कारण यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा 30 डिग्री में 6K। यस। और सेम वैसे ही इसके कारण यहां ऊपर फोर्स लगेगा 6K, और दोनों बराबर है 30 डिग्री 30 डिग्री। यस और नो? चलो नाउ, और कौन सा फोर्स है, और कौन सा है, अच्छा ये नेट। अब ये देखो 6 वाले को देखो, इस 6 वाले कूलम की वजह से यहां पर ऐसे फोर्स लगेगा 6K, सेम वैसे इसके कारण यहां पर फोर्स लगेगा 6K। ये चमक रहा है क्या? अगेन ये एंगल फिर 30 डिग्री होगा, ये एंगल फिर 30 डिग्री होगा। चलो अब एक ये जो ऊपर वाला चार्ज बच गया, इस ऊपर वाले चार्ज के कारण फोर्स कहां होगा, यहां नीचे 6K। अब देखो सबका कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। यहां पर देखना, ध्यान से लिख रहा हूं मैं, पिंक वाला तो एज इट इज, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है 6K, ठीक है। चलो ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला दिख रहा है क्या, फोर्स 6K ब्लू वाला। ये दोनों ब्लू वाले का जो मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा वो कट जाएंगे आपस में। यस। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, जल्दी से बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? टोटल एंगल कितना हो गया ये ब्लू वाले का और पिंक वाले के बीच में, टोटल एंगल कितना हुआ ये बताओ जल्दी से। ब्लू वाला 60, तो 6K cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 6K इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3K, ठीक है। तो ये ब्लू और ये ब्लू के कारण यहां पर इधर कितना है 3K और 3K, तो 3K प्लस 3K 6K। एक ब्लू वाले के कारण हो गया टोटल, ब्लू वाले के कारण हो गया टोटल 6K, ठीक है। मतलब अपन ने कितने का कंपोनेंट कर लिए, ये वाले फोर्स का, ये वाले फोर्स का और ये वाले, तीन हो गए सॉल्व। अब ग्रीन वाला देखो, सेम वैसे ही ग्रीन वाले का वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएगा, 6K का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और इसका 6K का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट बचेगा। हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना बचेगा 6K cos 30, cos 30 इज √3/2, तो इसका जो कंपोनेंट यहां होगा वो होगा 6 √3/2। सेम वैसे ही ये वाले का भी जो यहां पर कंपोनेंट होगा 6 √3/2, तो कितना हो जाएगा 6 √3 टोटल, ठीक है क्या? तो ये इधर के जितने भी अपनी पांचों फोर्स थे, 1 2 3 4 5, इन पांचों का नेट रिजल्टेंट अपन ने निकाल लिया 6K प्लस 6K प्लस 6 √3, ठीक है। 6 √3K, के कहां भूल गए, ठीक है। क्लियर? चलो अब एक फोर्स बच गया, कौन सा फोर्स बच गया, एक नेट नीचे फोर्स बच गया 6K। यस और नो? तो अब रिजल्टेंट निकाल लो, या इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको 6 प्लस 6 प्लस 6 √3, आप ऐसे भी बोल सकते हो 6 कॉमन 2 प्लस √3 K कैप आई कैप माइनस 6 J कैप, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो इसका, ठीक है क्या। नेट कितना फोर्स लग रहा है आई कैप में, 6 इंटू 2 प्लस √3 K आई कैप, एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है और माइनस वाई डायरेक्शन में 6K फोर्स लग रहा है। क्लियर? दिव्या चमक गया ये? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ नहीं है, हर के कारण ऐड करते जाते हैं, टोटल 10 चार्जेस है, 10 के कारण ऐड करना है। नेट फोर्स इसमें 1 कूलम वाले में 1 कूलम, और ये 1 कूलम के कारण जो फोर्स होगा K 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, मतलब K लगेगा। यस है कि नहीं? चलो अब दूसरे वाले के कारण देखो, दूसरे वाले के कारण अगर अपन देखेंगे तो जो फोर्स लगेगा K 1 इंटू 8 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 2K, प्लस तीसरे चार्ज के कारण देखो, तीसरे चार्ज के कारण अगर आप देखोगे तो तीसरा चार्ज कितना दूर है 3 मीटर दूर, तो K
Q1 एक चार्ज तो 1 कूलम ही है, फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज 27/9 तो 3। अब ऐसे निकालोगे तो सब आएगा, देखना 4K प्लस 5K प्लस 6K 10K तक आएगा। खुद सोचो, नीचे जो नंबर है ऊपर उसी का क्यूब दिया है, तो नीचे स्क्वायर करेंगे ऊपर क्यूब करेंगे तो सीधे सीधे नंबर नहीं बच जाएगा। देखो k इंटू 1 आया, k इंटू 2 आया, k इंटू 3 आया एंड सो ऑन, ऐसे आएगा k इंटू 10। ये बात समझ में आई क्या पूरी? Yes, sir. चलो तो k कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 10 तक। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूला याद है क्या? बचपन में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, गणित में ये फॉर्मूला याद करो। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। कितने नंबर है? 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2 मतलब 55। तो आंसर इज 55K। किसी का आंसर आया था ये इजी था, ये आना चाहिए था। ठीक है, डन। चलो नाउ 5 पॉइंट चार्जेस। अब ये देखो, इसमें एक ट्रिक क्या लगानी है, खुद सोचो। अगर यहां पर भी एक क्यू चार्ज होता तो नेट फोर्स इस पे कितना होता? 0। अरे भैया एकदम सिमेट्रिक है चारों साइड, एकदम ज्यादा सिमेट्रिक है। अगर फोर्स होता तो किस डायरेक्शन में होता? खुद सोचो ना, सब एकदम साइड सिमेट्री है एकदम। जितना फोर्स ये लगा रहा उतना ही फोर्स ये लगा रहा, उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये लगा रहा, उतना ही फोर्स ये लगा रहा, तो सारे फोर्स आपस में कट जाएंगे। तो अब सोचो, अगर ये होता तो नेट फोर्स 0 हो जाता। तो अगर ये यहां पर नहीं है, इसका मतलब क्या? बस जितना, खुद सोचो एक बार मेरे को मेरी बात सुनना और मेरे को बताना। मान लो यहां पर एक बीच में एक चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक है, और ऐसा कोई एक ऐसे पूरा गोल चार्ज है, और एक यहां पर का छोड़ करके, इतना छोड़ करके पूरा एक चार्ज है यहां पर, इस पूरे में चार्ज है कुछ, ठीक है। अब अगर यहां पर भी वही चार्ज होता जो यहां पर पूरे में है, तो नेट यहां पर 0 होता फोर्स। यस, Yes, sir. पूरा, अगर पूरा गोले में एकदम सिमेट्रिकल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो यहां पर नेट फोर्स कितना होता? 0। तो इसका मतलब क्या? अगर मैं मान लूं कि नेट फोर्स इस पूरे के कारण, इधर वाला जितना भी पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट ए, और ये जो छोटा सा पार्ट है ये बी, तो इसका मतलब कि ये जो पूरे ए के कारण जो फोर्स होगा और ये जो बी के कारण फोर्स होगा, ये दोनों बराबर होंगे पूरा, तभी तो नेट 0 हो रहा था। Yes, sir. अगर मैं पूरा बड़ा वाला जो गोला है उसको पूरे को ए मान लूं और वो छोटे वाले को बी मान लूं, तो टोटल नेट 0 हो रहा है, और मतलब ए का टोटल नेट फोर्स जो होगा और बी का जो टोटल नेट फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब, कई बार ये मैं क्यों आपको हिंट ये क्यों बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को तो और इजीली कर सकते थे। ये मैं आपको ये वाला थ्योरी आपको इसलिए बता रहा हूं कि कई बार आपको ये समझ में आ जाए कि जब भी आपको ये पूरे के बारे में चार्ज निकालना है, तो एक काम करो, सिर्फ इसका एक का चार्ज निकाल के अपोजिट कर दो, क्योंकि बराबर ही रहने वाला है। इसका मतलब इन पांचों का जो चार्ज है, इन पांचों के चार्ज का जो फोर्स लगेगा इसमें, वो किसके बराबर होगा? इस एक के फोर्स के बराबर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिव्या, चमका, हाँ, sir. मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सारे होते तो 0 होता। अब ये एक नहीं है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है और ये सब मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं, वो दोनों आपस में बराबर है, तभी कट गए। तो अगर ये नहीं है मान लो यहां पर, तो बाकी सब मिलके कितना फोर्स लगाएंगे? उतना ही फोर्स लगाएंगे जो यहां पर अकेला ये लगाता। तो अकेला इसके कारण कितना फोर्स हो जाएगा? मान लो अगर यहां पर क्यू चार्ज होता तो ये क्यू और ये माइनस क्यू, तो के क्यू वन क्यू टू बाई के क्यू वन क्यू टू मतलब क्यू स्क्वायर बाई आर। ये दिया हुआ है क्या? साइड एल, सारी की सारी साइड एल दी है आपने, 6 में डिवाइड किया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये साइड भी एल हो जाएगी बाई एल स्क्वायर। डायरेक्ट ही आंसर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल्दो इस क्वेश्चन में आप एक बार ऐसे भी सोच सकते थे, देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली एकदम शॉर्टकट से भी सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे? देखो देखो, ये चार्ज और ये चार्ज, नेट इफेक्ट खत्म। ये चार्ज नेट इफेक्ट खत्म। यस, बच गया क्या? सिर्फ ये चार्ज। तो ये चार्ज के कारण जो फोर्स होगा प्लस और माइनस, तो यहां पर जो फोर्स होगा k इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी के टोटल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर। इजी था ये, चमक कर आई क्या? Yes, sir. चलो नाउ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मान लो अगर ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, एक ये पॉइंट है q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है, तो आर वेक्टर कैसे लिखोगे? आर वेक्टर कैसे लिखते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वेक्टर याद आ रहा है क्या? जो वेक्टर पढ़ाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, उसमें यही तो पढ़ा था ना कि जो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप या ये भी बोल सकते हो हेड माइनस टेल। याद आ रहा है? यस। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2 माइनस r1। अब एक बात बताओ, खुद एकदम अच्छे से इस बात को सोचना। मान लो अगर ये q1 और ये q2 दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या वो इस r की डायरेक्शन में लगेगा? अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो वन से सेकेंड की तरफ जो आपका आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यस और नो? Yes, sir. यस। मतलब इस फोर्स का वही डायरेक्शन होगा, वही वेक्टर होगा जो इस आर का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कभी भी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? टोपी से, आर कैप, आई कैप, जे कैप। याद आ रहा है क्या? अरे भैया वेक्टर रिवाइज करना पड़ेगा क्या? कोई भी वेक्टर था तो ऐसे लिखते थे, ये मैग्नीट्यूड, ये कंप्लीट वेक्टर, और ऐसे, या तो कंप्लीट वेक्टर, ये सॉरी ये कंप्लीट वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे बताते थे? ऐसे। ए कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज कंप्लीट ए वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. यस, याद आ रहा है ना? चलो, तो अपन को क्या बताना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड लग रहा है। अब वेक्टर फॉर्म में अपन को क्या डायरेक्शन और बताना है? डायरेक्शन किसकी? फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो आर की डायरेक्शन है, तो आर कैप। और आर कैप को मैं आर बाई आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. कैसे बोला आपने कि जो टोटल वेक्टर होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं आर कैप इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली आर। तो इसके जगह अगर मैं वो लिखूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, नेट एफ ऑन टू ड्यू टू वन इज गोइंग टू बी इक्वल टू के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये याद रखना। अब सर ये क्या काम का है, कब काम आएगा? अभी क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो आपको मालूम है। और कभी भी वेक्टर फॉर्म में अगर आपको फोर्स लिखना है पूरा वेक्टर फॉर्म में, देखो अब आर जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो आपको पूरा वेक्टर फॉर्म में फोर्स आएगा कि इतना आई कैप, इतना जे कैप, इतना के कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो, तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म में आपका कूलम्स लॉ, जो F ऑन टू ड्यू टू वन इज के Q1 Q2 बाई आर अपॉन आर क्यूब। अब एक बात बताओ, यहां पर Q1 Q2 को किसके साथ रखना है? डायरेक्शन के साथ। खुद सोचो, अगर Q1 पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव तो फोर्स यहीं पर लगेगा। Q1 नेगेटिव Q2 जो Q2 नेगेटिव, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव बन गया तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब सोचो दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब अब जो फोर्स लग रहा है वो माइनस हो जाएगा आर के, मतलब इस आर के अपोजिट फोर्स लगने लग जाएगा। यस और नो? यही तो बताया था अपन ने कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे। तो वो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है वेक्टर फॉर्म में, जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। बस Q1 और Q2 को किस में रखना है? प्रॉपर साइन के साथ। ठीक है। और ये आर वेक्टर को कैसे लेना है? आर वेक्टर को लेना है जिसपे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और जिसके द्वारा। तो ये आर आपका कहां होगा? जिसके द्वारा फोर्स लग रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है वहां तक। ये चमका क्या? ये चमका क्या? एक सेकंड, मैं आपको एक और क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। मान लो एक पॉइंट ये है 4,3 और एक पॉइंट ये है 2,8। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2। आपको निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो कौन सा वेक्टर लोगे? कौन सा को किस में माइनस करोगे? ये बताओ। फोर्स निकालना है वन में टू के द्वारा। यस और नो? यही निकालना है ना, फोर्स ऑन चार्ज वन ड्यू टू सेकेंड। यस और नो? ये मतलब है इसका। तो आप क्या लोगे? के Q1 Q2 बाई आर क्यूब। अब यहां पर जो आर वेक्टर लोगे वो आर वेक्टर कौन सा लोगे? आर वेक्टर कौन सा लोगे? वन से टू पे। ठीक है, फोर्स ऑन वन, वन पे फोर्स लगाना है टू के द्वारा, वन पे फोर्स लग रहा है टू के द्वारा, तो ये वाला आर वेक्टर लोगे। क्लियर? जिसपे फोर्स निकालना है एरो उसके तरफ होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है क्या? Yes, sir.
क्लियर दिव्या? हाँ सर। ठीक है, और अगर मैं बोलता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो उस समय जो आर वेक्टर होता है वो आर वेक्टर कौन सा होता है, ऐसे Q1 से Q2 की तरफ वाला। ओके, और अब Q1 Q2 को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना तो आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ठीक है क्या? यस सर। चलो, तो देखो, अब जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि एक Q1 चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम का ए पॉइंट में रखा हुआ है, और Q2 जो है -200 माइक्रोकूलम का वो बी पॉइंट में रखा हुआ है। आपको बोला है फाइंड फोर्स ऑन Q2। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और यहां पर Q2 चार्ज रखा है, यहाँ Q1। आपको क्या बोला है, फाइंड फोर्स ऑन Q2। Q2 पे फोर्स लगाना है तो अपन को ये वाला वेक्टर लेना है। बात समझ में आ गई क्या? फाइंड फोर्स ऑन Q2, तो वो वाला वेक्टर लेना है। तो आर वेक्टर ये कैसे लिखोगे, B माइनस ए, बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, तो 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 4 जे कैप प्लस 2 माइनस 2 0 के कैप। नाउ दिस इज योर आर वेक्टर। ये बात समझ में आई? यस सर। अब बस डाल दो K Q1 Q2। Q1 इज 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इंटू 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, और साइन के साथ माइनस, और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 अपॉन आर क्यूब, अपॉन आर क्यूब। अब आर निकालना है, आर कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आर की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 4 माइनस 1, ये जो ये वेक्टर है ना, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 3 3 सा 9 प्लस 4 4 सा 16 प्लस 0 0 सा 0 का अंडर रूट, इसका क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब याद है ना? वेक्टर वेक्टर पढ़े थे तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जेड में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट 5, 5 का क्यूब। 125। बस अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है क्या? 1 2 3 4, 4 0 और 4 तो यहीं पर निपट गए, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, 10 की पावर माइनस 8 भी, और ये निपट गया, सिर्फ एक 10 बचा, एक 10 बचा तो बच गया ये 20, तो 180 अपॉन 125 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है क्या? अब और सिंप्लीफाई होकर करते रहना बाद में। अब देखो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी कब आता है, कब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। चलो ये एक क्वेश्चन कर लो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू -5 कूलम, सॉरी ड्यू टू -2 कूलम होगा। ठीक है, मैंने आपको एकदम ये छोटी छोटी बातें जो जनरली कई लोग स्किप कर देते हैं, उसको एकदम ध्यान से रखना कि भैया आर वेक्टर कहां से कहां लेना है, जिस पे फोर्स लगाना है वहां एरो होना चाहिए बस। तो यहां पर किसमें फोर्स लगाना है, 5 कूलम पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से -2, तो एरो कहां से कहां होगा, -2 से 5 की 5 से -2, -2 से 5। -2 से 5। चलो, और फिर ये वेक्टर निकालना तो आपको आता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज द वेक्टर, हेड माइनस टेल। करो जल्दी करो। आ गया आंसर? एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, वो इक्वेशन बना के छोड़ देना, जैसे अपन ने पिछले बार निकाला था, एकदम टाइम देने की जरूरत नहीं है उसमें। बना दिया सर। क्या? डन सर। डन। चलो देखो, फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू -2 कूलम, तो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2
बाई आर क्यूब, तो पहले आर लिख लेते हैं। व्हाट विल बी आर? हेड माइनस टेल, तो 6 माइनस 3 3 आई कैप प्लस 8 माइनस 4 4 जे कैप, तो 4 और 3 का रिजल्टेंट तो 5 होता है, मालूम ही आपको, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 ने एक 5 को मार डाला, ठीक है, तो कितना आ गया 9 2 जा 18 बाई 25 माइनस में इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है, इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यही आंसर आया था क्या? Yes, sir. चलो यही आया था दिव्या आपका भी, यही आया था, बताओ। और सिंप्लीफाई करके अगर आंसर आया होगा तो वो भी सही है, अपन इतने में करके छोड़ दिया भाई, अपन को यहाँ पर मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, अपन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, फाइंड फोर्स ड्यू टू अदर्स। अभी कैसा है, ये चारों जो नीचे येलो कलर का प्लेट दिख रहा है ना, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, √2a साइड का, √2a साइड का स्क्वायर प्लेट है ये, जो येलो वाला दिख रहा है। अब उन चारों से ऐसे ऊपर एक पॉइंट है क्यू बीचों बीच, मतलब अगर इसको आप टॉप पॉइंट से देखोगे तो टॉप व्यू से आपको ऐसा दिखेगा कि ये चारों येलो वाले जो हैं ऐसे कोने कोने में है, स्क्वायर एक √2a साइड का स्क्वायर है जिसमें ये कोने कोने में चार्जेस क्यू हैं, ठीक है, और इनके बीचों बीच यहां पर एक चार्ज है क्यू, और ये ऊंचा है थोड़ा, मतलब ये जो ये वाला प्लेट है उससे ऊंचा है, कितना ऊंचा है? ए हाइट ऊंचा है। ये बात चमक रही है क्या? 3D ऑब्जेक्ट है वो, 3D ऑब्जेक्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, पिरामिड टाइप का, तो नीचे आपका स्क्वायर है, चारों कोने में एक एक क्यू चार्ज है, और उसके बीचों बीच, पिरामिड के बीचों बीच ऐसे ऊपर ए हाइट ऊपर एक दूसरा पिंक कलर का यू क्यू चार्ज है, दिख रहा है क्या? फील, इसको इमेजिन कर पा रहे हो क्या 3D ऑब्जेक्ट को? Yes, sir. ठीक है दिव्या, इमेजिन कर पा रहे हो? आवाज आ रही है ना दिव्या? हेलो, चलो, तो देखो, अब जब भी 3D ऑब्जेक्ट्स आए तुरंत, जैसे ही 3D ऑब्जेक्ट्स को देखो, जैसे ही 3D ऑब्जेक्ट दिखे, तुरंत समझ लेना कि वेक्टर फॉर्म यूज करना है, वेक्टर फॉर्म यूज करना है। क्लियर? ये बात याद रहेगी, जैसे ही आपको 3D ऑब्जेक्ट दिखे तुरंत समझ लेना कि आपको वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को करना है, अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, एंगल निकालना, देखना किसका फोर्स कहां पर है, क्योंकि ऑल फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी ना। अब सोचो पूरे 3D स्पेस में वेक्टर है, किधर एक उधर एक उधर एक उधर, बिना वेक्टर के करोगे तो कैसे कर पाओगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तक तो आप बिना वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते थे, अपना जुगाड़मेंट लगा के, मैथमेटिक्स लगा करके, लेकिन जब 3D ऑब्जेक्ट है ना तो ज्यादा समझदारी की बात है। क्या समझदारी की बात है? वेक्टर फॉर्म यूज करना। अब वेक्टर फॉर्म यूज करने के लिए क्या करो, इसको मान लो कि सेंटर है, ठीक है, इसको इस टाइप से मान लो, ये तो अपना शेप है, इसको अपन कैसे भी रख सकते हैं, इसको ऐसे मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मान सकते हो, एक स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है नीचे वाला, और यहां से ऊपर उठ के थोड़ा यहां पर चार्ज रखा हुआ है एक क्यू, और एक चार्ज यहां पर क्यू, एक चार्ज यहां पर क्यू, एक चार्ज यहां पर क्यू, एक चार्ज यहां पर क्यू। तो सोचो ये वाले चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0 y0 और z में से ऊपर है a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0,a। बात चमकी? Yes, sir. चलो, ऊंचा है ना ये, मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि उसी प्लेन में है, बट ये ऊंचा है, ये वाला जो चार्ज है ये थोड़ा हाइट में है, 0,0,a में। चलो, और ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट कहां पर है, ये जो साइड है, पूरी साइड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, √2a। यस, यस और नो? Yes, sir. चलो, और ये देखो ये एंगल कितना है, 45, क्योंकि देखो ना पूरा सिमेट्रिक है, पूरा सिमेट्रिक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा तो ये √3 है तो ये होगा, सॉरी ये √2a है तो ये होगा a, √2a cos 45, cos 45 इज 1/√2। चमक रहा है? Yes, sir. चलो, तो ये साइड आपको पता चल गई कि a है, ये साइड a है, तो ये कितना हो जाएगा, x में a, y में 0, z में 0। सेम ऐसे देखो, ये साइड भी a हो जाएगी, ये साइड भी a हो जाएगी, ये साइड भी a हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,a,0। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -a,0,0। ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा 0, -a,0। यस,
चलो, अब आपको करना क्या है, ये बीच वाला जो फोर्स है, मतलब जो ऐसे ऊपर में है, उस पे फोर्स निकालना है बाकी चारों के द्वारा। तो चारों के द्वारा फोर्स निकाल लेते हैं। मान लो मैं सबको नामकरण कर दूं, इसको नामकरण ए, इसको नामकरण, ये इस भाई साहब को नामकरण बी, इस भाई साहब को नामकरण सी, इस भाई साहब को नामकरण डी। अब एक एक फोर्स के कारण अपन बीच वाले सेंट्रल फोर्स पे, सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। पहले ए के द्वारा निकालते हैं फोर्स, ठीक है, ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू ए, नहीं सी सी सेम सेम हो जाएगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। क्लियर? ठीक है क्या? yes फोर्स निकालना है क्यू पे ड्यू टू ए, तो वो फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर इंटू आर। व्हाट विल बी आर वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मतलब अपन को हमेशा जिस पे फोर्स निकालना है उसमें माइनस करते हैं अपन। ये याद आ रहा है क्या, अभी किया था? yes sir तो देखो, जीरो माइनस जीरो जीरो आई कैप, जीरो माइनस ए जे कैप, फिर ए माइनस जीरो प्लस ए के कैप। ये आ गया फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। वैसे ही फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी, इस बी वाले चार्ज के कारण, बी वाले चार्ज के कारण कैसे निकालोगे, के क्यू स्क्वायर, अच्छा नहीं बाई तो निकालना नहीं, बाई ये डिस्टेंस कितना है, मतलब इसी का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट टू ए हो जाएगा। यस, के क्यूब बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर क्यूब करेंगे अपन यहां पर, आर क्यूब। यस, yes sir ये कैसे निकाला, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट कर दिया ऐड करके, तो अंडर रूट टू ए का होल क्यूब। तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, दिस इज द फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। सेम ऐसे ही फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए का क्यूब, और ये वेक्टर कितना हो जाएगा फाइनल, जीरो माइनस ए आई कैप, याद रखना ये आई है, ठीक है। फिर जीरो माइनस जीरो जीरो जे कैप, ए माइनस जीरो इज ए के कैप। क्लियर? सेम ऐसे फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सी, सी के कारण इस क्यू पे फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, के क्यू स्क्वायर, ये वाला टर्म तो पूरा पूरा का पूरा सेम आएगा, बस यहां पर वेक्टर कैसे निकालोगे, जीरो माइनस जीरो जीरो आई कैप, जीरो माइनस ए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, चलो जगह ही नहीं बची, यहां पर लिखता हूं लास्ट, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डी, तो ये तो सेम आएगा के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए का होल क्यूब इनटू वेक्टर जीरो माइनस ए इज ए आई कैप, जीरो माइनस जीरो इज जीरो जे कैप, ए माइनस जीरो इज ए के कैप। ये बात चमकी? एक बार आपने कोऑर्डिनेट्स लगा दिया तो मेहनत है, लेकिन दिमाग नहीं लगाना, अब गलती होने के चांसेस नहीं है। गवारपन करो तो वो अलग बात है, बाकी एक बार आपने जब सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए तो सबके कारण फोर्स लिख दिया, अब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में है ही, सबको ऐड करोगे तो देखो ये वाला टर्म कॉमन है, ये वाला टर्म कॉमन है सब में। यस, यस और नो? देखो तो कॉमन टर्म क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए का होल क्यूब। अब जब ऐड करोगे नेट फोर्स एफ नेट, तो क्या होगा, आई कैप वाला ऐड होगा, पहले वाले में आई कैप नहीं है, दूसरे वाले में आई कैप है, तीसरे वाले में आई कैप नहीं है, चौथे वाले में आई कैप है, तो देखो प्लस आई कैप और माइनस आई कैप कट जाएगा। yes sir चलो जे कैप देखो, माइनस ए जे कैप प्लस ए जे कैप, ये भी कट जाएगा, तो बच गया कितना, ए के कैप ए के कैप ए के कैप ए के कैप, कितने बार, चार बार, तो फोर ए के कैप, फोर ए के कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ कुछ कट रहा है क्या, रूट टू इंटू रूट टू इज टू, तो टू टू जा फोर में कट जाएगा, और ए स्क्वायर बच जाएगा, बस एक ए भी कट जाएगा, तो आ गया के क्यू स्क्वायर, टू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू, टू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए स्क्वायर के कैप, दिस इज द फोर्स। चमका क्या दिव्या, चमका? yes sir तो जब भी 3D ऑब्जेक्ट्स हो, अगर 3D ऑब्जेक्ट्स को अगर आप वेक्टर फॉर्म से नहीं करोगे तो और डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म से करो। वेक्टर फॉर्म इसलिए पहले मैंने आपको दो दो क्वेश्चन बेसिक कराया ताकि आप ये वेक्टर लिखना जल्दी सीख जाओ, ये वेक्टर लिखना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, वही काम यहां पर किया, जो सेंटर वाला चार्ज है उसमें फोर्स निकालना है बाकी सबके कारण, तो बस वो वेक्टर लिखा और फिर इन सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड किया तो आई कैप जे कैप वाले कट गए, सिर्फ के कैप वाला आंसर आया, टू के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए स्क्वायर के कैप। डन?
Yes, sir. चलो एक होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या है? एक क्वेश्चन, एक क्यूब है, ठीक है, पिला रही है थोड़ी क्यूब की। ए साइड का, ऑल साइड्स आर ए, जितने भी साइड्स हैं सब ए हैं, ऑल साइड्स आर क्यूब। क्यूब बोला हूं तो ऑब्वियसली सारे साइड्स होंगे। क्यूब ऑफ साइड ए, और हर क्यूब के एंड वर्टाइसेस में, हर वर्टाइसेस में भाई साहब एक एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू। आपको क्या करना है, इस चार्ज पे फोर्स बताना है बाकी सबके द्वारा, ठीक है। अगर मैं इनके नामकरण कर दूं, ए बी सी डी ई एफ जी और ये वाला एच, तो फाइंड फोर्स ऑन एच ड्यू टू ऑल। ये होमवर्क है, सेम यही करना है जो भी अपन ने किया। अभी यहां पर 4 फोर्सेस लग रहे थे तो अपन ने 4 फोर्सेस लिखे। यहां पर कितने फोर्स लगेंगे सोचो? एच वाले पे कौन फोर्स लगाएगा? ए भी लगाएगा, बी बी, सी बी, डी बी, ई बी, एफ जी। कितने फोर्स लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फोर्सेस लग रहे हैं एच के ऊपर। दिख रहा है क्या? Yes, sir. उन सातों का रिजल्टेंट बताना है। सोचो अगर बिना वेक्टर फॉर्म से करोगे तो पसीने छूट जाएंगे, और वेक्टर फॉर्म से करोगे तो लंबा होगा। आई नो लंबा होगा, 6 फोर्स लिखना, उनको ऐड करना, बट मतलब एकदम ज्यादा आइंस्टाइन वाला दिमाग की जरूरत नहीं है फिर। मतलब खाली बस पता है हाँ ये चीजें होती है, बस करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. और क्या ये बात दिमाग में घुस गई एकदम अच्छे से कि 3D ऑब्जेक्ट देखा मतलब वेक्टर फॉर्म लगाना है, ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलो दिव्या चमक गया। Yes, sir. चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। मान लो दो चार्जेस हैं Q और Q, ये फिक्स्ड है भाई साहब, अपन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। जब ये फिक्स्ड नहीं है तब अपन को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर चार्ज रखें, कितने मैग्नीट्यूड का रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो यहां पर दो चीज की बात आती है, एक कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और एक सिर्फ जो थर्ड पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में होना। ये बात समझ में आ रही है क्या? दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन? कि भाई बस ये थर्ड चार्जेस को रखना है, थर्ड पार्टिकल को रखना है, वो इक्विलिब्रियम में हो, तो बताओ कितना चार्ज रखना पड़ेगा और किस जगह पे रखना पड़ेगा। एक सवाल ये उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब सिर्फ थर्ड पार्टिकल नहीं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, तो जो थर्ड पार्टिकल है उसको कहां रखे और कितना रखे। सवाल समझ में आया क्या? जवाब तो अभी दूंगा मैं। सवाल समझ में आया? Sir, third particle क्या है समझ नहीं आया। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, ये देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये दो पार्टिकल हैं, Q1 Q2 मान लो, ठीक है। कोई एक थर्ड पार्टिकल मैं बोल रहा हूं कि एक तीसरे पार्टिकल को रखना है जिसका पास कोई चार्ज है। कोई तीसरे पार्टिकल को मेरे को पूरे स्पेस में कहीं पर रखना है ताकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो क्या ऐसा कोई जगह पॉसिबल है जहां मैं रखूं तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है ना कि इसका फोर्स और इसका फोर्स मिला के कैंसल आउट हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेकिन वो फोर्स कहां पर हो सकता है ये खुद सोचो। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान से सुनना। मान लो अगर मैंने तीसरा फोर्स यहां पर रख दिया Q3, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Yes, sir. तो Q1 जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन में लगाएगा, या तो इधर या इधर। Q2 जो फोर्स लगाएगा वो इस लाइन पे लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, तो या तो इधर या तो इधर। तो एक बात बताओ, अगर मान लो ये फोर्स और ये फोर्स है तो क्या इनका कभी 0 हो सकता है रिजल्टेंट? बताओ, ये दोनों फोर्स का कभी भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? No, sir. नो। No, sir. क्यों? जब भी दो वेक्टर की बात कर रहे हो, सिर्फ दो फोर्सेस की बात कर रहे हो, तो दो फोर्सेस तो सिर्फ तभी 0 हो पाएगा ना जब वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये बात समझ में आ रही है क्या? और मैग्नीट्यूड बराबर हो तभी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. यस। तो अपन को ये बात तो समझ में आ गई कि भैया तीसरा पार्टिकल को अगर कहीं पर रखना है तो वो इसी लाइन में रखाएगा
ताकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो और उनका नेट फोर्स 0 हो सके। ये बात चमकी पहली बात। Yes, sir. पहली बात क्या बोली अपन ने कि भैया जो तीसरा पार्टिकल है वो पूरे स्पेस में सिर्फ इसी लाइन में रखा सकता है। Q1 Q2 को जोड़ने वाली जो लाइन है सिर्फ इसी लाइन में कहीं पर रखोगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, बाकी पूरे स्पेस में कहीं पर भी रखोगे तो इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो अब मान लो Yes, sir. अभी जो क्वेश्चन था उसका मान लो कि दोनों चार्ज बराबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी Q और ये भी Q। खुद सोचो अगर यहां पर कहीं पर अगर आपने कोई थर्ड चार्ज को रखा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, मान लो नेगेटिव चार्ज को रखा, तो ये पॉजिटिव, ये ए वाला मान लो, ये बी वाला। ए वाला इस थर्ड चार्ज पे कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? बताओ, ए वाला थर्ड पार्टिकल पे कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? बताओ ना। Right. राइट क्यों? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा ना। चलो एक बात बताओ, बी वाला इस Q3 चार्ज पे कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? Left, sir. लेफ्ट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो लेफ्ट। तो बताओ ये दोनों फोर्स एक सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या कभी भी ये जीरो हो सकते हैं क्या? ये No, sir. दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या कभी इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? नहीं। सोचो सेम अगर यहां पर रखते आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज, तो इसके कारण भी फोर्स इधर, ए के कारण, बी के कारण भी इधर, और मान लो पॉजिटिव होता तो ए के कारण भी उधर और बी के कारण भी उधर, ऐसे लगता फोर्स। ए के कारण भी इधर, बी के कारण भी इधर, तो भी कैंसिल नहीं होता। इसका मतलब जब भी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो तीसरे चार्ज को कहीं बीच में रखना पड़ेगा। ये बात याद रहेगी। मैं लिखवा भी दूंगा बाद में, बट सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहली पॉइंट क्या, जब भी कोई दो पार्टिकल रखा हुआ है तो तीसरा पार्टिकल पूरे स्पेस में सिर्फ इसी लाइन में रखने में कोई पॉइंट आएगा जहां पर वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। क्लियर? पहली पॉइंट। Yes, sir. चलो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट ये क्या बोला मैंने, हाँ जब भी दो चार्जेस सेम हो तो तीसरा पॉइंट को कहीं ना कहीं उनके बीच में रखना पड़ेगा, कहीं पर भी। डन? और अगर ये अपोजिट होते तो खुद सोचो, अगर ये अपोजिट चार्जेस होते, मान लो ये एक पॉजिटिव होता और ये एक चार्ज नेगेटिव होता, ए और बी। अब मेरे को बताओ यहां पर अगर कोई एक चार्ज रखता, मैं तीसरा चार्ज सी, मान लो पॉजिटिव, तो बताओ ए के कारण इस सी पे कहां फोर्स लगता, ए के कारण सी पे कहां फोर्स लगता, राइट या लेफ्ट? Right. राइट, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। चलो बी के कारण इस सी पे कहां फोर्स लगता, Left. क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो फिर से राइट लगेगा ना। Yes, sir. तो अब अगर साइन अलग अलग हैं, दो चार्जेस के साइन अलग अलग हैं, तो बीच में कहीं पर भी जगह नहीं आएगी, साइड में जगह आएगी, या तो इधर या इधर। अब उन दोनों में से कहां आएगी ये मैं आपको बताऊंगा, देखना भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट में देखो, अगर ये पॉइंट अगर अपना सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, तो अब मेरे को बताओ ए के कारण कहां फोर्स, और ये सी चार्ज को कुछ भी ले लेते हैं, बताओ क्या लें, पॉजिटिव मान लो। चलो तो ए के कारण बताओ फोर्स कहां, राइट या लेफ्ट? ध्यान से सोच के बताना, ए के कारण सी में फोर्स राइट या लेफ्ट? Right. राइट। और बी के कारण Left. लेफ्ट, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब देखो सी में ऐसा कोई पॉइंट आ सकता है जहां पर फोर्स नेट फोर्स जीरो हो सके, या इधर भी अगर आप देखोगे, अगर मान लो सी पॉइंट है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों में से भी कोई एक ही पॉइंट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर, है कि नहीं? वो जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तब मैं आपको वाली बात बताऊंगा, बट अभी मैंने जो जो बात कही वो क्लियर हुई। पहली बात क्या थी कि पूरे स्पेस में सिर्फ अगर इक्विलिब्रियम हो सकता है तो जो दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी लाइन में हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं होगा। दूसरी बात, अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं, अगर दो चार्जेस सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज उनके बीच में आएगा,
और अगर चार्जेस सेम नेचर के नहीं है तो तीसरा चार्ज किसी एक साइड में आएगा। बोलो क्लियर कृतिका एंड दिव्या? इतनी सारी कहानी जो मैंने आपको बताई ये एकदम याद रखना, कई बार बहुत यूज आती है, डायरेक्ट यूज आती है, और नहीं तो फिर आप सोचते रह गए भैया यहां लगा के देखते हैं वहां लगा के देखते हैं। डायरेक्ट एक बार में आप एग्जैक्ट गैस कर पाओगे कि कहां पर पॉइंट को रखना है, कहां पर थर्ड चार्ज को रखना है, अगर मेरी ये तीनों बातें आप याद रखोगे तो ब्रह्मास्त्र। ठीक है चलो, तो अब यहां पर तो ये दोनों चार्ज एकदम सेम है, एकदम डिट्टो सिमेट्रिक, तो आप बोल सकते हो सर तीसरे चार्ज को बीचों बीच रखना पड़ेगा, है कि नहीं, L/2 में। तो यहां पर एकदम सिमेट्रिक थी तो कुछ निकालना ही नहीं पड़ा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि सर बीचों बीच रखेंगे, एकदम बीचों बीच रखेंगे तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ये लगाएगा, और नेट चार्ज कुछ भी हो, बताओ सी पे कुछ भी चार्ज रखूं नेट फोर्स जीरो होगा अगर वो बीचों बीच रखा हुआ है तो। मान लो ये थर्ड चार्ज है सी, इसका क्यू कुछ भी है, कुछ भी Q1 Q2 Q0 कुछ भी हो, इतना L/2 डिस्टेंस दूर यहां पर एक चार्ज Q है, और L/2 डिस्टेंस दूर यहां पर एक चार्ज Q है, L/2 डिस्टेंस दूर। अब एक बात बताओ, Q1 में नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा ना, चाहे मैं ये Q1 की वैल्यू कुछ भी लूं, Q1 पे ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q बाई L/2 का होल स्क्वायर, सेम वैसे ये कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q बाई L/2 का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स तो हमेशा कटना ही है, Q1 कुछ भी रखो, Q1 कटना ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. चलो, तो जब सिमेट्रिक थी पूरी डिट्टो एकदम, तो आपने बोला बीचों बीच रखना पड़ेगा, तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, यस, और उसमें कोई भी चार्ज हो वो इक्विलिब्रियम में होगा, यस, ये बात चमकी? Yes, sir. चलो, अब दूसरा बात, पहली बात हो गई, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आपको यह पता चल गया कि अगर ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, तो बीचों बीच L/2 में, बीचों बीच L/2 में तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा, थर्ड चार्ज C बोल देता हूं, ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। बट अब क्या करना है, अगर यहां पर मैं रखूंगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा चाहे इसमें कोई भी चार्ज दूं, बट अपन को चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, है कि नहीं, ये ए वाला पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में रहे, बी वाला भी इक्विलिब्रियम में रहे, ये चाहते हैं अपन। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, कंप्लीट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? Yes, sir. यस। चलो, तो अपन मान लेते हैं कि सी का कुछ चार्ज है Q, कैपिटल Q। तो अब देखो, कभी भी यहां पर याद रखना तीन चार्जेस हैं, सोचो अगर किसी दो के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्वियसली तीसरे के ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। Yes, sir. और जितने भी यहां पर फोर्स लग रहे हैं सब एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अगर सी इक्विलिब्रियम में है और अगर ए और बी में से कोई एक भी इक्विलिब्रियम में आ गया तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. जैसे मान लो ये तीन पॉइंट हैं ए बी सी, अगर बी वाला इक्विलिब्रियम में है मतलब बी को जो सी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और बी को जो ए फोर्स लगा रहा है, वो दोनों इक्वल हैं, यस। और मान लो सी भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो ए वाला जो फोर्स है इसमें लगा रहा है और बी वाला जो इसमें अपोजिट लगा रहा है वो दोनों भी इक्वल है। अगर ये दोनों नेट इक्वल है, ये दोनों नेट इक्वल है, तो इस ए में जो फोर्स लगा रहा होगा बी और ए में जो लगा रहा होगा फोर्स सी, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अपने आप। तो कभी भी तीन पार्टिकल चार्जेस हैं या मान लो चार पार्टिकल के सिस्टम्स हैं, तो अगर उनमें से किसी तीन में अगर नेट इक्विलिब्रियम में है तो लास्ट बचा हुआ भी इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. सी तो इक्विलिब्रियम में है, अब ए और बी में से किसी एक को देख लेते हैं। देखो, मान लो ए और बी में तो चार्जेस थे प्लस क्यू, ठीक है, तो ए पे फोर्स देखो, ए पे बी कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? ए पे बी कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? बताओ, ए पे बी कहां फोर्स लगाएगा, राइट या लेफ्ट? बताओ। तो B पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, राइट, सर. रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा तो लेफ्ट हुआ। बी पे राइट पे लगेगा, ए पे तो लेफ्ट पे लगेगा, ये चमका क्या?
यस। अब देखो, अब अपन चाहते हैं कि ये ए भी इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब जो सी से फोर्स लग रहा है वो राइट में होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ कि ना? चलो, तो सी से फोर्स राइट में कब लगेगा? जब ये सी वाला फोर्स नेगेटिव हो, माइनस क्यू हो, तभी इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो राइट में लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे फिर। चलो, और अपन चाहते हैं कि ए में नेट फोर्स 0 हो, तो ए पे जो बी फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच? एल। और इज इक्वल टू जो सी फोर्स लगा रहा है, सी जो राइट साइड में फोर्स लगा रहा है वो कितना? के क्यू क्यू बाई एल बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर बाई 4। तो के क्यू कट गए, एल स्क्वायर कट गया, ठीक है? तो क्यू की वैल्यू आ गई क्यू बाई 4। मतलब बीचों बीच तो रखना है ताकि सी वाला इक्विलिब्रियम में हो, बट अगर आपको बोलते हैं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो ये सी चार्ज कितना होना चाहिए? माइनस क्यू बाई 4। कितना होना चाहिए? माइनस क्यू बाई 4। तभी पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। सवाल समझ में आया क्या? यस सर। अगर सिर्फ ये बोला है कि थर्ड पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तो बस थर्ड को निकालो, ठीक है? और अगर आपको बोल दिया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो किसी दो को इक्विलिब्रियम में ले आओ, तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब करोगे क्वेश्चन अटेम्प्ट? क्वेश्चंस करोगे अटेम्प्ट? यस सर। कोई बीच वाला सबसे पहले क्या करो? बीच वाले पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में निकालो। बीच वाले को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कहां रखना पड़ेगा ये देखो। अब जब बीच वाले की पोजीशन फिक्स्ड हो गई तो फिर उसका चार्ज निकालो। कहां से निकालोगे चार्ज? जब सबको इक्विलिब्रियम में करना है उससे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ जगह ही निकालनी है, चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज कुछ भी निकालो, अगर जगह अच्छी मिल गई तो वहां पर नेट फोर्स तो हमेशा 0 होगा ही। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको एक ऐसी जगह मिल गई जहां नेट फोर्स 0 हो रहा है, अब वहां पर कुछ भी चार्ज रखो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 ही लगेगा। तो ए वाले के लिए चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, बस जगह निकालने की जरूरत है। चार्ज निकालने की जरूरत किसमें पड़ेगी? बी वाले क्वेश्चन में। जब सबके सब आपस में इक्विलिब्रियम में हो तब बी के चार्ज का, बीच वाले के चार्ज का महत्व आएगा। ये बात चमक रही है क्या? चलो, तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। दोनों सेम चार्ज हैं कि अपोजिट? सेम। सेम। तो कहीं उनके बीच में आएगा कि साइड में? बीच में आएगा। तो मान लो कहीं से भी, यहां से मान लो कि एक्स डिस्टेंस दूर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अपन को रखना है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से बताओ दोनों, कृतिका दिव्या, दोनों मेरे को इसका सॉल्यूशन निकाल के दो। चलो देखते हैं। मान लो एक्स डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा कैपिटल क्यू, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए मतलब इसका और इसका दोनों का फोर्स 0 होना चाहिए। तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल माइनस एक्स। तो एल माइनस एक्स का
होल स्क्वायर। तो के क्यू क्यू को सॉरी एक क्यू कटेगा, सो सॉरी, के क्यू सॉरी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर भी एक कैपिटल क्यू एक 4Q, ज्यादा जल्दी जल्दी में मैंने, हाँ के क्यू कट गया और अच्छा ये क्यू भी क्यू कट गया, तो कितना आ गया, अंडर रूट ले लो तो 1/x इज इक्वल टू 2/l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 3x इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l/3, बिल्कुल सही कृतिका, वेरी गुड। दिव्या यही आंसर है क्या? हाँ सर। चलो, तो पहला अगर आंसर बोला होता, पहला क्वेश्चन पूछा होता कि कौन सा एक जगह बताओ जहां पर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो जगह आ गई कितनी, -q चार्ज से l/3 डिस्टेंस दूर में आप कुछ भी चार्ज रखो, सोचो क्यू कट गया ना, कैपिटल क्यू कट गया ना, मतलब कुछ भी चार्ज रखो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? ये चलो, अब अपन को ये भी बताना है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो क्यू कितना होना चाहिए। अब आपको ये जगह मिल गई, ये कितनी है, l/3, तो ये कितनी हो गई 2l/3। अब आपको जगह मिल गई कि कहां पर रखें तो नेट इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो किसी भी एक चार्ज को देख लो, -q या -4, किसी भी एक को इक्विलिब्रियम में कर दो, तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। किसको करूं, किसको करूं, -q वाले को करते हैं। देखो -q है तो ये -q, माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये q को होना पड़ेगा प्लस, तभी अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का फोर्स बराबर करना है, तो k 4q स्क्वायर बाई l स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k q बाई l/3 का होल स्क्वायर, तो मतलब l स्क्वायर बाई 3 3 जा 9, तो k एक q कट गया, l स्क्वायर कट गया, तो कैपिटल q की वैल्यू आ गई 4q/9। क्लियर? आ गया? अगर अपन l/3 दूरी पे 4q/9 चार्ज रखेंगे तो टोटल तीनों का तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। चमका बात? हाँ सर। चलो, नाउ दिस वन इज होमवर्क, तो टोटल 2 क्वेश्चंस हो गए आपके लिए होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चंस को करना, फिर कल अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ज्ञान की बात पढ़ेंगे, फिर आगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, एसएचएम वाले सवाल करेंगे इसी में, फिर कूलम्स लॉ इन मीडियम देखेंगे, फिर उसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा चैप्टर है, 15-20 दिन जाएगा, और 15-20 दिन में आपकी ये पूरी क्लास लूंगा, ठीक है, अगर आप लोग आए तो। चलो, तो फिर एंड करें इस क्लास को अभी, चलो बाय बाय, टेक केयर।